तो आज की वीडियो है कि वेरिकोसील की दवाई या वेरिकोसील को कंट्रोल करने के लिए नॉन सर्जिकल मेथड्स। मैं बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूँ वीडियो की स्टार्ट में कि वेरिकोसील दवाइयों से ठीक नहीं होता। वेरिकोसील को ठीक करने के लिए सर्जरी करनी ही पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर विजयन गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक पुरुष रोग विशेषज्ञ और वेरिकोसील या अंडकोश की नसों के सूजन का स्पेशलिस्ट। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं वेरिकोसील पे। वेरिकोसील क्या है, ग्रेडिंग क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी क्या है, वेरिकोसील के फंडे, पर हर जगह मैंने वेरिकोसील की सर्जरी के बारे में बात की है। पर फिर भी मेरे पास हर रोज़ हज़ारों मरीज़ों के फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, ईमेल आते हैं। आप लोगों का प्यार है। फिर भी हर मरीज़ पूछता है कि हमें ग्रेड 1 वेरिकोसील है, ग्रेड 2 वेरिकोसील है, अल्ट्रासाउंड वेरिकोसील है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या करें कि वेरिकोसील ना बढ़े, हम क्या करें कि वेरिकोसील कंट्रोल हो जाए। अभी हम लोग सर्जरी नहीं करा सकते क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स है, कोई है, तो हम क्या करें कि वेरिकोसील सेफ रहे। तो आज की वीडियो है कि वेरिकोसील की दवाई या वेरिकोसील को कंट्रोल करने के लिए नॉन सर्जिकल मेथड्स। मैं बहुत क्लैरिटी से बोल रहा हूँ वीडियो की स्टार्ट में कि वेरिकोसील दवाइयों से ठीक नहीं होता। वेरिकोसील को ठीक करने के लिए सर्जरी करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो 2 साल बाद, 2 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद। मेरे पास कम से कम महीने में 60 पेशेंट आते हैं जिन्होंने वेरिकोसील की सर्जरी गलत जगह कराई है या नहीं कराई है और उसकी वजह से अंडकोश बिल्कुल गायब हो गए हैं, गोली छोटी हो गई है, स्पर्म काउंट 0 हो गया है, सेक्स लाइफ बर्बाद हो गई है। तो अगर आपको अर्ली स्टेज में भी वेरिकोसील है और आप सर्जरी अफोर्ड कर सकते हैं या आपके पास टाइम है, तो आप वेरिकोसील की सर्जरी ज़रूर अच्छी जगह से हो सके तो टाइम पे करा ले। आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल बीत जाएगी। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये है कि सर वेरिकोसील के बाद रिकरेंस हो जाएगा। ये तो वही बात है कि सर मेरे घर में तो चोरी 5 साल बाद भी हो सकती है, तो मैं आज भी अपनी प्रोटेक्शन क्यों लूँ। आपकी रेकरेंस होने का चांस सिर्फ 1% से भी कम है। मेरी जगह सेंटर पे कराएंगे तो रेकरेंस का चांस 0.1% से भी कम है। तो 1000 में से एक चांस रेकरेंस के लिए क्या आप 999 वाले चांस छोड़ देंगे? ये कोई लॉजिक नहीं है। रेकरेंस गंदी से गंदी जगह भी कराएंगे तो भी रेकरेंस रेट 3 से 4% है। 96% सक्सेस रेट है। गलत जगह कराने पे अच्छी जगह कराएंगे तो सक्सेस रेट 99.9% है, पर 90% प्लस टाइम्स रेकरेंस नहीं होता। तो अगर आपके पास सर्जरी की सुविधा है तो सर्जरी कराए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन 5 लोगों के लिए है। पहले वो जो मुझसे सर्जरी करा चुके हैं, अब वो रिकवरी की तरफ है तो अपने प्रिकॉशन परहेज मेंटेन कर रहे हैं, उनके लिए। दूसरा वो जिन्होंने सर्जरी कहीं और कराई है, अब रेकरेंस हो गया है, फिर से सर्जरी नहीं कराना चाह रहे, या मैं भी उनको बोल चुका हूँ कि आप सर्जरी फिर से मत कराओ, तो वो क्या करें कि हो सकता है कि उनकी सर्जरी फिर से सक्सेसफुल हो जाए, मतलब सैल्वेज हम बचा पाए सर्जरी को। तीसरे वो पेशेंट जिनका अल्ट्रासाउंड पे वेरिकोसील है, कोई खराबी नहीं है, पर वो ये डर रहे हैं कि हमारा वेरिकोसील और ना बढ़े। चौथे वो जिनको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील है, अभी माइल्ड सिम्टम्स है, पर वो अपनी सर्जरी डिले करना चाह रहे हैं, तो वो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो वेरिकोसील अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। और पांचवा वो पेशेंट्स जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 है और कोशिश कर रहे हैं कि बिना सर्जरी के हम ठीक हो जाए। पहले 4 में तो ये ट्रीटमेंट्स वैलिड है। 5वें में मैं फिर से बोलूँ कि ग्रेड 1 है चाहे ग्रेड 2 है, दवाइयों से वेरिकोसील ठीक नहीं होता, पर कुछ परसेंटेज में हो सकता है ये स्टेप्स काम कर जाए। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने। तो वेरिकोसील को ठीक करने के लिए हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले है सपोर्ट। देखो टेस्टिस लटके हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, ग्रेविटी से सारा ब्लड वेरिकोसील में आ रहा है। तो अगर आप अपने गोलियों को अच्छा सपोर्ट नहीं दे रहे हैं तो आपका वेरिकोसील सर्जरी या बिना सर्जरी के कभी भी ठीक नहीं होगा। जब मैं वेरिकोसील की सर्जरी करता हूँ तो हम टेस्टिस को वैसे भी अंदर बांध देते हैं, तो आप लंगोट नहीं बांधेंगे तो भी मैं आपको बैकअप के लिए एक सपोर्ट देता हूँ, पर एक अच्छा सपोर्टर बांधना बहुत ज़रूरी है। सपोर्टर आप कपड़े का बांधो, नायलॉन का बांधो, स्कूटर सपोर्ट बांधो, वो आपकी मर्जी है, पर सपोर्ट देना ज़रूरी है। सपोर्ट में ध्यान देना ज़रूरी है कि टेस्टिस को आगे की तरफ करके सपोर्ट बांधे ताकि टेस्टिस जो है वो थाइस के बीच में क्रश ना हो। सपोर्टर के अंदर भी टेस्टिस को एडजस्ट करते रहे। सपोर्टर सुबह बांधा है, कई बार क्या होता है पूरे दिन चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दर्द होना शुरू हो जाता है,
तो थोड़ा सा बाथरूम में जाके सपोर्टर खोल के टेस्टिस को रीएडजस्ट करके फिर से सपोर्टर बांधे। बहुत लंबे समय तक खड़े ना हो, टाइम टाइम पे रेस्ट ले ले, टाइम टाइम पे हो सके तो पैर सीधे करके या पैर ऊपर करके, ताकि जो ब्लड है वो वापस चढ़ जाए। तो अच्छा सपोर्ट, हर समय सपोर्ट, और रात को सोते टाइम आप सपोर्ट खोल सकते हैं। दूसरा है आइस मसाज। जो बर्फ़ है वो वेन्स को सिकुड़ती है। नॉर्मली भी आप बर्फ़ को रखेंगे तो बॉडी में ब्लड सप्लाई सिकुड़ती है। तो अगर आप अपने टेस्टिस की सुबह शाम बर्फ़ से मसाज सिकाई करेंगे तो उससे एक तो टेस्टिस टेम्परेचर कम होगा, स्पर्म काउंट इंक्रीज होगा, दूसरा जो वेरिकोसील की वेन्स है वो कंस्ट्रिक्ट होगी, तीसरा जो आइस है उसकी वजह से जो हीट जनरेट हुई है टेस्टिस में पूरे दिन में वो डिसिपेट होगी। तो आइस मसाज करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, वेरिकोसील नॉर्मली देखा जाता है बहुत पतले पेशेंट्स में, क्योंकि ये एक थ्योरी है कि वेरिकोसील की जो वेन्स है वो रेट्रोपेरिटोनियम, मतलब पेट में अगर फैट की कमी है तो ये ज़्यादा होती है। तो अगर आप अपना वजन 5 से 10 किलो बढ़ा सकते हैं तो आपका वेरिकोसील को सपोर्ट मिल जाएगा और ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील इम्प्रूव भी हो सकते हैं। फिर चौथा, कोई भी ऐसा काम अवॉइड करे जिससे पेट में प्रेशर बढ़ता हो। कई वेरिकोसील पेशेंट्स में पेशाब में जो लगाने की हैबिट होती है, कब्ज होती है, सुबह पॉटी में जो लगाने की हैबिट होती है, उन लोगों में हैबिट होती है बहुत ज़्यादा वजन उठाने की या एक्सरसाइज करने की। तो अपने पेट का या इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाने को अवॉइड करें। अगर लंबी खांसी है, पेशाब में ज़ोर है या कब्ज है तो उसकी दवाई ले, ताकि कब्जी ना रहे, पॉटी ठीक से आए, ज़ोर ना लगाना पड़े। और अगर आपको बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाने की हैबिट है या आपका काम है तो उसको अवॉइड करें, या सपोर्टर बांध के, अपनी लंबर सपोर्ट बांध के उसको प्रॉपरली काम को करें। अवॉइड क्रॉनिक सिटिंग। अगर आपका बैठने का काम है, बहुत ज़्यादा खड़े होने का काम है, तो एक ही पोजीशन में बहुत ज़्यादा रहना अवॉइड करें। पुलिसमैन, सर्जन्स, डॉक्टर्स, पोस्ट ऑफिस वर्कर, कुरियर वर्कर, जिनका भी बहुत ज़्यादा खड़े होने का, चलने का काम है, वो कोशिश करें कि हर घंटे या सवा घंटे या 1.5 घंटे या 2 घंटे में एक बार या जब भी टाइम मिले बैठ के पैरों को ऊपर करें, ताकि वेरिकोसील के ऊपर से प्रेशर हटे। और बॉल्स एडजस्टमेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछते हैं कि क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मोस्ट वेरिकोसील पेशेंट यंग होते हैं, आप आर्मी या किसी हाई प्रोफाइल जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। एक्सरसाइज तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज में सिर्फ जो वजन उठाने की एक्सरसाइजेज है, भारी वेट उठाने की, जिसमें पेट पे जोर पड़ता है, उनको अवॉइड करना है। पर आप प्रॉपर सपोर्ट बांध के और आइस मसाज करके रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपनी जंपिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली दर्द है तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, पर अगर हम नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ को नहीं रोक सकते। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए। इवन जिम के अंदर भी लेस वेट से एक्सरसाइज कर सकते हैं। हैक स्क्वाट्स, लंबर स्क्वाट्स, बहुत ज़्यादा वजन उठाने वाली चीज़ों की एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे। उसके अलावा कुछ मेडिसिन है जो वेरिकोसील में बहुत इफेक्टिव तो नहीं है, पर डेफिनेटली वेरिकोसील से होने वाले डैमेज को ज़रूर रोकती है। उनके होने वाली जो स्पर्म पे या टेस्टिस पे होने वाले जो डैमेज है उसको डेफिनेटली स्टॉप करती है। इन मेडिसिन में एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स वेरिकोसील को ठीक नहीं करेंगे पर आपके टेस्टिस को हेल्दी रखेंगे। इन एंटीऑक्सीडेंट्स में CoQ10 है, कोएंजाइम Q10 है, L-कार्निटीन है, लाइकोपीन है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स नॉर्मली हम पेशेंट्स को देते हैं, उससे टेस्टिस हेल्दी रहते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा रहता है। अगर आपको वेरिकोसील है, थोड़ा बहुत स्पर्म मोटिलिटी डिस्टर्बेंस है, तो वो भी इम्प्रूव होता है। सेकंड है आपके फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स में डैफ्लॉन एक मेडिसिन है। ये बेसिकली प्योरीफाइड फ्लेवोनॉइड होता है जो बेसिकली जो टेस्टिस की जो वेन्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है, वॉल्व्स जो ख़राब हुए हैं उनको रिपेयर करता है, और वेरिकोसील ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील में इम्प्रूवमेंट दिखाता है। नॉर्मली डिफरेंट डोजेस पे टाइट्रेट करना पड़ता है, पर डेफ्लॉन से भी कई बार बहुत अर्ली वेरिकोसील में थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है। नॉर्मली सर्जरी के बाद हम डेफ्लॉन ज़रूर लिखते हैं, क्योंकि सर्जरी के साथ साथ डेफ्लॉन के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। फिर एक कैटेगरी ऑफ ड्रग इसको बोलते हैं सर्म्स या एंटी ईस्ट्रोजन। एक थ्योरी कहती है कि शरीर में ईस्ट्रोजन के लेवल हाई होने से, टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होने से वेरिकोसील होता है।
तो एंटी ईस्ट्रोजन जैसे क्लोमिफीन या नास्ट्राजोल, इनके यूज़ से भी वेरिकोसील में कुछ बेनिफिट मिलता है। एटलीस्ट पेन और स्पर्म क्वालिटी में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली मिलता है। और उसके अलावा कुछ अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स हैं, पर फिर भी मैं लिखता हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, पर कई बार जिंक फोलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से, अच्छे पेन किलर के कॉम्बिनेशन से भी पेशेंट्स को वेरिकोसील में काफ़ी आराम मिलता है। तो अगर आप वेरिकोसील से परेशान हैं, वेरिकोसील बढ़ा हुआ है, टेस्टिस का साइज छोटा हो गया है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हैं, बच्चे नहीं हो रहे, स्पर्म काउंट खराब हो गया है, तो आप वेरिकोसील की सर्जरी कराएं। पर अगर किसी कारण से नहीं करा पा रहे हैं या बहुत अर्ली स्टेज में वेरिकोसील है या करा चुके हैं, सर्जरी फेल हो चुकी है और अगली सर्जरी से पहले चाह रहे हैं कुछ दवाई ट्राई करना, तो ये स्टेप्स फॉलो करेंगे 3 से 4 या 6 महीने के लिए, तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट आएगा। हमेशा कोशिश करें कि डॉक्टर से मिलने के बाद अपना चेकअप करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अपने आप से ली गई ट्रीटमेंट हार्मफुल हो सकती है। आप ज़रूर आके मिले, आपको अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। डाउट्स है तो कमेंट्स में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।